हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इंडिया करियर पॉइंट एंड यूरपीडिया। सो लास्ट सेक्शन में जैसे कि आपको पता है मैंने आपको विस्कोसिटी के रिगार्डिंग कुछ आपके पास टॉपिक कवर अप करवाए थे, ठीक है ना। बेसिक लॉ जिसमें आपने पढ़ा था न्यूटन लॉ विस्कोसिटी, सेम उसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू यहाँ पे कर रहा हूँ और आपके पास आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके पास यहाँ पे कवर करूँगा बियोंसी को, ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ पर ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक आपके पास यहाँ पे रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी रहती है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपके पास फ्रेम यहाँ से होते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे कि अगर आपको पता है जो बियोंसी वाला जो चैप्टर हमारे पास रहेगा, इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं जनरली बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं 1 या 2 मार्क्स के, ठीक है ना। और आपके पास अगर वो कंसेप्ट क्लियर है आपको तो आप उस क्वेश्चन को बहुत आराम से टैकल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर उसमें हल्की सी ट्रिक्स अगर आपके पास यहाँ पे अगर आती है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपके पास सिंपल मैकेनिक्स का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसी को आज हम यहाँ पे देखेंगे और आपके पास गेट के कुछ प्रीवियस के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सबसे पहले कैरी आउट करवाएंगे। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास सबसे पहले आप देखो, आपको मैं हल्की से पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे कि आपको पता है इंडिया करियर पॉइंट्स, ठीक है, जो कि सेक्टर 34 चंडीगढ़ में लोकेटेड है, वो आपके पास जून में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ वीक ऑफ जून आपके पास गेट के बैचेस को लॉन्च कर रहा है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको यहाँ पे कोई ऑफलाइन विजिट करना है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई आप बाय कॉल अगर आप अपनी डाउट या क्वेरी को सॉल्व करना चाहते हो तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे मूव करते हैं आपके पास हमारा जो मेन टॉपिक है बियोंसी उसकी तरफ। तो इस केस में देखो आपके पास यहाँ पर अगर हम बात करें क्या क्वेश्चन गिवन है आपके पास, एक सिलेंड्रिकल बॉडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A, height capital H and density rho s is immersed to a depth small h in a liquid of density rho and it is tied to a bottom with a spring. The tension in this spring is तो देखो आपके पास यार ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें आपके पास बियोंसी के साथ साथ आपको हल्का सा मैकेनिक्स भी यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। इन दोनों का आपको यूज़ यहाँ पे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि बियोंसी होती क्या है आपके पास, ठीक है, क्यों आपके पास जब हम किसी बॉडी को जब लिक्विड में सबमर्ज करते हैं तो बॉइंट फोर्स एक्ट करती है, इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो यार बियोंसी का मतलब एक्चुअली में क्या हुआ। बियोंसी का मतलब है कि जब भी आप किसी बॉडी को लिक्विड में सबमर्ज करते हो तो आपके पास वो जो बॉडी है वो लाइट फील करती है या फिर आपके पास जो बॉडी है वो अपवर्ड डायरेक्शन पे मूव करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो बॉडी जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रही है, जो लाइट फील कर रही है, वो एक बॉइंट इफेक्ट हमारे पास होता है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आपके पास जो लिक्विड है वो बॉडी के ऊपर एक बॉइंट फोर्स एक्सर्ट करता है हमारे पास, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का सबसे पहले ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉइंट फोर्स एक्सर्ट करता क्यों है, ठीक है। अब इसकी हम यहाँ पे बात करें तो जैसे आप ये देखो, लेट अस सपोज कि आपके पास एक सिंपल सा कंटेनर है, ठीक है, और ये एक बॉडी को मैंने आपके पास यहाँ पे इमर्स कर रखा है लिक्विड के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ लेटर से कि जो बॉडी है इसकी हाइट है कैपिटल स्मॉल h लेटर से, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर तो हमारे पास इस बॉडी का जो टॉप सरफेस आपके पास है, टॉप सरफेस, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है A पॉइंट, तो ये आपके पास लेटर से h1 हाइट पर यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि h1 हाइट पे आपके पास यहाँ पे लाई कर रहा है। अब इस केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो बॉटम पॉइंट है B पॉइंट मेरे पास यहाँ पर, ये कितनी हाइट पे लाई कर रहा है मेरे पास लेटर से, जस्ट वेट अ मिनट, तो आपके पास यहाँ पर ये लाई कर रहा है आपके पास यहाँ पे h2 हाइट पे, ठीक है। तो दैट मीन्स h इज इक्वल टू h2 माइनस h1, ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना। अब देखो हुआ क्या, तो जब भी हम किसी बॉडी को लिक्विड में सबमर्ज करते हैं तो उसके टॉप और बॉटम सरफेस पर अगर हम यहाँ पे थोड़ा एनालाइज करें तो जो प्रेशर फोर्सेस है वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड की लग रही है। तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि A और B पे प्रेशर फोर्स कितनी आपके पास यहाँ पे एक्ट कर रही है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि सर प्रेशर फोर्स एट पॉइंट नंबर A जो होगा वो होगा डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू h1, एंड आपके पास प्रेशर फोर्स एट द बॉटम सरफेस होगा रो जी h2, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पर एक चीज़ का, जो रो रिप्रेजेंट कर रहा है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
ये आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि रो जो है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेट अस से कि आपके पास जो रो एस है मेरे पास वो डेंसिटी ऑफ द बॉडी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अब इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लेट अस से कि भाई मुझे ये बताओ इस पे नेट अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ पे डिफाइन करा, और अगर मैं आपके पास जो नेट फोर्स यहाँ पे लग रही है, ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर अगर मैं इसे कैलकुलेट यहाँ पे करता हूँ, तो आप सिंपली कह सकते हो सर कि ये आपके पास होगा DFB माइनस DFA। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब है डिफरेंशियल फोर्स एक्टिंग एट द पॉइंट नंबर A इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द डिफरेंशियल फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना, DFB। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें, अब डिफरेंशियल फोर्स को निकालोगे कैसे, ये ड्यू टू प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर इनटू डिफरेंशियल एरिया, दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशियल फोर्स आएगा। तो अगर हम यहाँ पे बी पॉइंट पे कैलकुलेट करें, तो ये सिंपली होगा प्रेशर एट पॉइंट नंबर बी इंटू डिफरेंशियल एरिया माइनस प्रेशर एट पॉइंट नंबर ए मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल एरिया, ठीक है। और इसके कोरेस्पॉन्डिंग अगर आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, चलो इसको मैं आपके पास इस वे में यहाँ पे लिख रहा हूँ, रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन इंटू डी ए, और ये आपके पास आ रहा है रो जी एच टू माइनस एच वन इंटू डी ए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास डिफरेंशियल फोर्स, नेट डिफरेंशियल फोर्स जो आपके पास स्मॉल एलिमेंट पे लग रही है मेरे पास, वो कितनी आ रही है, वो आ रही है रो जी एच इंटू डी ए के इक्वल, ठीक है। तो एच यहाँ पे क्या है, एच आपके पास है एलिमेंट की हाइट। तो अब यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो आपके पास डिफरेंशियल एरिया जो है वो इस छोटे से एलिमेंट का एरिया है, और अगर मैं उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा डिफरेंशियल वॉल्यूम को, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आपके पास यहाँ पर टोटल नेट फोर्स अगर पूछी जाए, या जिसको हम बॉइंट फोर्स यहाँ पे हम बोलते हैं, वो क्या होगा, वो आपके पास होगा रो जी इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो आपके पास ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये तो बन गया मैथमेटिकल एनालिसिस, आपके पास यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया। अब इसका मतलब क्या होगा एक्चुअली में, आप खुद सोच के देखो यार, अगर यहाँ पर ये जो बॉडी है, इस बॉडी को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, और आपके पास इस बॉडी ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा था उस वॉल्यूम में सेम लिक्विड को अगर फिल कर देता हूँ, ठीक है ना, तो आपके पास ये जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये उसके वेट को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स कि आपके पास जो बॉइंट फोर्स यहाँ पर आ रही है इस बॉडी के ऊपर, ये किसके इक्वल आ रही है, ये आ रही है वेट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ये आपके पास है वेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, बॉडी आपके पास जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करता है उस लिक्विड के वेट के इक्वल आपके पास बॉडी के ऊपर क्या लगता है, बॉइंट फोर्स आपके पास यहाँ पे लगती है, ठीक है ना। तो आपके पास हर एक बॉडी के ऊपर एक बॉइंट फोर्स जरूर लगेगी अगर उसने हल्का सा भी लिक्विड को डिस्प्लेस करा हुआ है तो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपके पास यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि हमारे पास बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो इसका आपको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है। तो आपके पास ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने मेन क्वेश्चन के अंदर। चलो अब देखते हैं कैसे यूज़ आपके पास ये होगा। तो अगर आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे ये बॉडी है, ठीक है ना, इस बॉडी का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो अगर मैं आपके पास यहाँ पे एक फ्री बॉडी डायग्राम इसका शो करूँ, तो सबसे पहले ध्यान रखना, इस बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या था आपसे
कि बॉडी को जब आपने लिक्विड में समर्ज करा और बॉडी के नीचे जब एक स्ट्रिंग लगी हुई है तो आपके पास इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन क्रिएट हो रही है, ये आपसे पूछा हुआ है। यहाँ पे स्ट्रिंग भी लगी हुई है आपके पास एक यहाँ पर। तो आप खुद सोचो, जब एक बॉडी को जब आप समर्ज कर रहे हो तो बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये। सेकंड, आपके पास जो बॉइंट फोर्स है वो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन पे एक्ट करेगा, FB, ठीक है, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और आपके पास जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट टेंशन क्रिएट होगी, ठीक है ना। तो टेंशन कहाँ लग रहा है आपके पास यहाँ पे, अगर हम बॉडी के विद रिस्पेक्ट टू देखें तो टेंशन आपके पास बॉटम पे लग रही है, T, ठीक है ना, एज पर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी। तो इसमें आपने मैकेनिक्स का यूज करके सिंपल सा फोर्सेस को बैलेंस करा, ठीक है ना। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे फोर्स बैलेंस से अगर मैं इक्वेशन को लिखता हूँ तो वेट प्लस टेंशन इट शुड बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स, ये होना चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स टेंशन जो होगा वो कितना होगा, वो होगा बॉइंट फोर्स माइनस वेट के इक्वल। इसका यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो वेट कैसे निकालते हैं, वेट तो सिंपल सा है, मास इनटू ग्रेविटी। तो डेंसिटी का मास निकाल लो, सॉरी बॉडी का मास निकाल लो। मास कैसे निकलेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी अगर आपके पास यहाँ पे ρS आपके पास यहाँ पे गिवन है, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय टोटल हाइट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो ये बन गया आपके पास मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, इसका ध्यान रखना। सेकेंड चीज आपके पास बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, बॉइंट फोर्स आपके पास किसके इक्वल होती है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो अगर आप थोड़ा एनालाइज करोगे इस बॉडी ने कितना वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस करा, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस यहाँ पर हमारे पास कर दिया बॉडी का, ठीक है ना। तो अगर मैं इस वॉल्यूम के अंदर सेम लिक्विड को फिल कर देता हूँ तो उसका मास क्या होगा, उसका मास होगा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द शेडेड रीजन क्या होना चाहिए, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, यही होगा आपके पास, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास जो टेंशन का जो फॉर्मूला बनेगा फाइनली ये बन रहा है ρH माइनस ρSH एरिया मल्टीप्लाई बाय G, ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर जो डी आपके पास यहाँ पे होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए बेसिक्स कि आपके पास यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस कैसे करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे, और बॉइंट फोर्स की वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो, तो इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप बॉइंट फोर्स को निकाल रहे हो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बॉडी ने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करा। जैसे कि यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी समर्ज नहीं है, बॉडी का सर्टेन पोर्शन आपके पास लिक्विड में समर्ज है, तो उसने जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करा होगा उसको आपको बड़े ध्यान से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है गलती से, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, बॉडीज इन फ्लोटेशन टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन इज दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेटेड बिलो। ओके, अब यहाँ पे देखो, जब भी आपके पास बुयांसी वाले हम चैप्टर को स्टडी करेंगे, दो डिफरेंट केसेस आप स्टडी करते हो, ठीक है। एक केस आपके पास आता है यहाँ पर फ्लोटिंग बॉडी का, ठीक है। दूसरा केस आप यहाँ पे पढ़ते हो हमारे पास सबमर्ज बॉडी का। अब आपके पास इन दोनों ही केसेस में, इन दोनों डिफरेंट केसेस में हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस कैलकुलेट करते हैं
कि बॉडी कब आपके पास स्टेबल होनी चाहिए, बॉडी कब आपके पास यहाँ पे अनस्टेबल होगी, बॉडी कब आपके पास यहाँ पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पे होगी। ठीक है, इसका यहाँ पे ध्यान रखना। तो आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टेबल का मतलब यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल का मतलब यहाँ पे क्या है, और आपके पास न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे क्या है। तो बहुत ही सिंपल वे में समझना। देखो, अगर आपके पास यहाँ पे एक कनकेव शेप है, ठीक है, सरफेस है, और आपके पास यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, लेट अस सपोज। तो अगर मैं आपके पास इस बॉडी को हल्का सा डिस्टर्ब यहाँ पे करूँगा अपवर्ड डायरेक्शन पे, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, बॉडी का जो वेट है वो उसे डाउनवर्ड आपके पास वापस ले आएगा सेम पोजीशन पे। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप बॉडी को एक न्यू पोजीशन पे लेके जा रहे हो और बॉडी ऑटोमेटिकली इनिशियल पोजीशन पे वापस आके स्टेबल हो जा रहा है, दैट मीन्स बॉडी क्या है मेरे पास, स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब आपके पास अनस्टेबल की बात करें, मान लो आपके पास एक कन्वेक्स सरफेस है, ठीक है ना, और इस कन्वेक्स सरफेस के ऊपर मैं आपके पास इस बॉल को हल्का सा डिस्टर्ब करता हूँ, तो आपके पास यहाँ पर ये जो बॉल है ये कभी भी अपनी इनिशियल पोजीशन को गेन नहीं करने वाला। दैट मीन्स बॉडी आपके पास यहाँ पे क्या हो चुकी है, अनस्टेबल आपके पास यहाँ पे स्टेट में है वो। ठीक है ना। अगर हम बात करें न्यूट्रल की, न्यूट्रल में क्या होगा, एक सिंपल सी प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है। तो अगर आपके पास यहाँ पे इस बॉल को अगर मैं डिस्टर्ब करता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे जो बॉल है वो डिस्टर्ब होकर एक न्यू पोजीशन को अटेन करेगा, और आपके पास जब वो जो न्यू पोजीशन है वहाँ पे जाके वो अगेन बॉल क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ठीक है ना। दैट मीन्स कि आपके पास जो बॉल है वो अपनी वापस से पोजीशन को गेन नहीं कर रहा, वो अपनी न्यू पोजीशन को ही स्टेबल पोजीशन यहाँ पे बना रहा है। दैट मीन्स बॉडी क्या है, एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पर आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपके पास यहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे हुआ क्या। तो अगर मैं आपके पास सबमर्ज बॉडी का केस अगर देखूँ, सबमर्ज बॉडी के केस में बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे होता है। सबमर्ज बॉडी के केस में आपके पास यहाँ पे स्टेबिलिटी और आपके पास अनस्टेबिलिटी एंड न्यूट्रल, इन तीनों को आपके पास यहाँ पे डिफाइन करने के लिए हम किस चीज़ को चेक करते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं सेंटर ऑफ ब्योंसी को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, कि बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा, बॉडी का सेंटर ऑफ ब्योंसी कहाँ पे लाई करेगा। इसका यहाँ पे ध्यान रखना। और सेम केस में अगर मैं आपके पास यहाँ पे बात करूँ फ्लोटिंग बॉडी के केस में, तो फ्लोटिंग बॉडी के केस में मेटा सेंटर एक पॉइंट हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। तो मैं एक हल्का सा दोनों ही केसेस के लिए अनस्टेबल वाली कंडीशन को डिफाइन करूँगा, कैसे आप उसे देखते हो। तो आपके पास जैसे कि मान लो आपके पास यहाँ पे ये एक ट्यूब है मेरे पास, जिसके टॉप पे एक मेटेलिक कवर लगा हुआ है। ठीक है ना। तो अब इस केस में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आपके पास इस ट्यूब का, और ये आपके पास एयर में समर्ज है, एयर में समर्ज है, फ्लूइड में समर्ज है यहाँ पे कंप्लीटली। ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आपके पास यहाँ पे इस ट्यूब का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा, तो आप सिंपली देख सकते हो कि सर आपके पास जो मेटेलिक पोर्शन है वो टॉप पर है, तो दैट मीन्स कहीं टॉप पर ही आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे इसका लाई करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वेट आपके पास टॉप में कंसंट्रेट हो रहा है। ठीक है ना। और सेम केस में अब अगर मैं आपके पास सेंटर ऑफ ब्योंसी यहाँ पे लोकेट करना चाहता हूँ, सेंटर ऑफ ब्योंसी का मतलब है जो आपके पास आप जो कैलकुलेशन कर रहे थे पहले बॉयड फोर्स की, ठीक है, उसके लिए आपका जो वॉल्यूम आपने जो कंसिडर करा था उसका सेंट्रोइड, वो आपके पास होता है सेंटर ऑफ ब्योंसी। ठीक है। तो जब आप बॉयड फोर्स को जब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो इंटायर बॉडी को आप एज अ सेम फ्लूइड से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है ना। तो वहाँ पे वेरिएशन नहीं आएगा वेट का। तो अगर आपके पास पूरी की पूरी इंटायर बॉडी के अंदर सेम अमाउंट ऑफ सेम फ्लूइड आपके पास प्रेजेंट है और सेम वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट मीन्स तो आपके पास जो सेंटर ऑफ ब्योंसी जो लोकेट होगा वो यहाँ पे कहीं लोकेट होगा, यहीं पर होना चाहिए, बॉडी के सेंटर पे आपके पास कहीं पर, क्योंकि वेट ऑफ द फ्लूइड तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लेट अस सपोज आपने यहाँ पे एक अप्लाइड कपल दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, और बॉडी जो है वो आपके पास यहाँ पर एक न्यू पोजीशन को अटेन कर रही है कुछ इस वे में।
यहाँ पर अटेन कर लिया उस बॉडी ने नई पोजीशन को, इस ढंग से बॉडी आपके पास डिस्प्लेस हो गई। तो अब इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहाँ पर है मेरे पास, और जो सेंटर ऑफ ब्योंसी है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले अगर आप देखोगे ना, पहले आपके पास वेट और बॉयंट फोर्स, इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन था वो सेम था, एक ही लाइन पर एक्ट कर रहा था। लेकिन सेकंड पोजीशन में आपके पास वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और आपके पास जो बॉयंट फोर्स है वो यहाँ पे एक्ट कर रही है। तो आप देख सकते हो इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कुछ डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर एक रिस्टोरिंग कपल आपके पास लगेगा ड्यू टू दिस फोर्सेस। और अगर आपके पास यहाँ पर ये रिस्टोरिंग कपल और आपके पास अप्लाइड कपल सेम डायरेक्शन पर है, तब हम कहते हैं बॉडी क्या है आपके पास यहाँ पे अनस्टेबल कंडीशन पे आपके पास यहाँ पे होगी। क्यों? क्योंकि जब आप इसे इस ढंग से डिस्टर्ब कर रहे हो तो बॉडी को वापस आना चाहिए था, लेकिन ये बॉडी आपके पास वापस से रोटेट होती जा रही है लगातार। तो मतलब कि आपके पास अगर अप्लाइड कपल और रिस्टोरिंग कपल दोनों सेम डायरेक्शन पे होंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग लगातार रोटेशन आपके पास होगी, और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे क्या होगा, बॉडी अनस्टेबल स्टेट में चली जाएगी। इसका यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपके पास जब भी हम स्टेबल, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल या न्यूट्रल की बात करते हैं फॉर अ सबमर्ज्ड बॉडी, तो आपको सिर्फ यहाँ पर एनालाइज करना है बी और जी की पोजीशन को। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जी जो है वो अबव है, उसके ऊपर है, दैट मीन्स वो अनस्टेबल कंडीशन पे होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर आपके पास जो बी है वो अबव जी यहाँ पे होगा तो बॉडी अनस्टेबल पे होगी। सॉरी, आपके पास बी बिलो जी आपके पास यहाँ पे होगा, अगर आपके पास यहाँ पे जो बी है वो बिलो जी आपके पास यहाँ पे होगा, उस केस में बॉडी अनस्टेबल कंडीशन पे होगी। और आपके पास अगर बी की वैल्यू अबव जी मेरे पास होगा तो बॉडी हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। और आपके पास जब बी एंड जी जब कोइंसाइड करेंगे उस केस में बॉडी हमेशा आपके पास यहाँ पे न्यूट्रल कंडीशन पे आपके पास यहाँ पे होगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट कंडीशन पे आपके पास फ्लोटिंग बॉडी के लिए। फ्लोटिंग बॉडी की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे मेटा सेंटर की बात करते हैं, ठीक है ना। मेटा सेंटर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अब देखो इसको थोड़ा सा। अब इस केस में आप अज्यूम करो कि आपके पास एक सिंपल सी बॉडी है, ये एक सिंपल सी बॉडी है मेरे पास, ठीक है। बॉडी फ्लोट कर रही है, कंप्लीटली सबमर्ज यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, तो बॉडी के एग्जैक्टली सेंटर पे हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, क्योंकि वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका सेंटर ऑफ ब्योंसी कहाँ होगा, तो आपके पास ये जो ब्लू कलर वाला जो रीजन है जिसको मैं हाईलाइट यहाँ पे कर रहा हूँ, इसका जो सेंट्रोइड होगा वो होगा सेंटर ऑफ ब्योंसी, ठीक है ना। तो आपके पास इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके मैंने एक नॉर्मल क्रिएट कर दिया, लेट अस सपोज। अब यहाँ पे अगर मैं आपके पास इस बॉडी को हल्का सा डिस्टर्ब यहाँ पे करता हूँ, लेट अस सपोज कुछ इस वे में इसको मैं डिस्टर्ब यहाँ पे कर रहा हूँ, और बॉडी की जो पोजीशन है वो अब आपके पास कुछ इस वे में आपके पास यहाँ पे हो चुकी है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करोगे कि बॉडी का जो सेंट्रोइड है वो तो यहाँ पर लाई कर रहा है, लेकिन अब डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम चेंज होने की वजह से जो सेंटर ऑफ ब्योंसी है वो क्या हो चुका है, वो चेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स आप देख सकते हो ये जो इनिशियल जो वर्टिकल लाइन है ये आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। और इस बी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन अगर मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर प्लेट क्रिएट होगी। तो यहाँ पर ये दोनों जिस पॉइंट पर कोइंसाइड कर रही है उस पॉइंट को मैं यहाँ पे क्या नाम दे रहा हूँ, मेटा सेंटर का यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेटा सेंटर यहाँ पे क्या चीज़ है, मेटा सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट बॉडी क्या करती है, ऑसिलेट करती है। तो अगर आप बॉडी को यहाँ पे छोड़ दोगे तो बॉडी आपके पास लगातार ऑसिलेट करेगी अबाउट एम पॉइंट, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है आपके पास यहाँ पर,
तो इस केस में अगर आपके पास यहाँ पर एक सिंपल सा केस लेके चलते हैं कि स्टेबल अनस्टेबल का कैसे पता लगेगा। मान लो आपके पास ये एक बॉडी है ये, और ये एक लिक्विड रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपके पास लिक्विड के अंदर सबमर्ज है बॉडी कुछ इस वे में। तो अब इस केस में अगर आप देखोगे तो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा और आपके पास जो बी पॉइंट है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, और आपके पास एक नॉर्मल हमने क्रिएट कर दिया इन दोनों को ज्वाइन करके। तो नाउ लेट अस सपोज अगर आपके पास मैं यहाँ पर इसे हल्का सा डिस्प्लेस करवाता हूँ, मतलब कि मैं अप्लाइड कपल दे रहा हूँ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और बॉडी आपके पास यहाँ पर हल्की सी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है कुछ इस वे में। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अब थोड़ा ध्यान देना आपके पास जरा, देखो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये जो नॉर्मल जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये इनिशियल नॉर्मल है, पहले वाला नॉर्मल है ये, जो कि अब इंक्लाइंड हो चुका है, ठीक है ना। और आपके पास यहाँ पे लेट अस सपोज ये न्यू सेंटर ऑफ बियोंसी मेरे पास है, ये न्यू सेंटर ऑफ बियोंसी मेरे पास यहाँ पर है, और आपने अप्लाइड कपल दिया हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ठीक है। तो मेटा सेंटर हम कैसे निकालते थे, मेटा सेंटर आप कैसे निकालते हो, आपके पास बी पॉइंट से हमने एक वर्टिकल लाइन क्रिएट कर दी, तो जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं वो क्या हो गया मेरे पास, मेटा सेंटर पॉइंट आपके पास यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आप देखो थोड़ा ध्यान से, अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहां से तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जो आपके पास बॉइंट फोर्स है वो मेरे पास सेंटर ऑफ बियोंसी से पास कर रहा है और मेटा सेंटर से पास कर रहा है। तो आप देख सकते हो इन दोनों फोर्सेस के बीच में लाइन ऑफ एक्शन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक रिस्टोरिंग कपल लगेगा सेम डायरेक्शन पे। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर आपके पास दोनों के दोनों कपल सेम डायरेक्शन पर है तो बॉडी किस में होगी, अनस्टेबल कंडीशन पे आपके पास यहाँ पे होगी। तो इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो G पॉइंट मेरे पास है वो अबव है, M पॉइंट मेरे पास यहाँ पे नीचे की तरफ लाई कर रहा है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो ये अनस्टेबल कंडीशन आपके पास यहाँ पे बन गई। चलो अब चलते हैं वापस क्वेश्चन में। तो इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि बॉडीज को अगर फ्लोटेशन में होना है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये हमेशा मेटा सेंटर के बिलो आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इस केस में मेटा सेंटर नीचे था तो बॉडी अनस्टेबल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो M होना चाहिए वो अबव G होना चाहिए, अनस्टेबल के लिए M जो होना चाहिए वो बिलो G होना चाहिए, और न्यूट्रल के लिए M एंड G आपके पास होने चाहिए वो कोइंसाइड आपके पास यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन होती है बॉयेंसी चैप्टर के अंदर। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर होगा ये आपका होगा मेटा सेंटर इज लोकेटेड बिलो द मेटा सेंट्रिक पॉइंट आपके पास। तो आप देख सकते हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जब भी आप यहाँ पे इस टॉपिक को प्रिपेयर करोगे बहुत ही कंडीशंस आपको सिंपल सी कंडीशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर वो आपको क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, अपना नंबर स्कोर भी यहाँ पे कर सकते हो, ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी आपके पास हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ वापस आएंगे, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।